साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं जनार्दन यादव, प्रवक्ता भूगोल विभाग। आज मैं आपको प्रकोप एवं आपदा टॉपिक पढ़ाऊंगा। हम अपना टॉपिक शुरू करें उससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सभी इसे सब्सक्राइब करें। आपकी स्क्रीन पर सब्सक्राइब का बटन दाहिनी तरफ होगा, उसे दबाएं, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कि हमारे चैनल द्वारा जो भी अपडेट दिए जा रहे हैं वो सब आप सभी को लगातार मिलते रहें और अपने रिव्यू ज़रूर दें जिससे कि हम अपने इस क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकें। आइए अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, प्रकोप एवं आपदा। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे चरम घटना किसे कहते हैं, प्रकोप किसे कहते हैं, आपदा किसे कहते हैं और फिर जानेंगे हम आपदाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चरम घटनाएं किसे कहते हैं। तो घटनाएं चाहे प्राकृतिक हों या मानव जनित, चाहे त्वरित हों या मंद गति से, चाहे भूमंडलीय हों या जलवायु घटनाएं, ये मानव समाज, वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर अपना व्यापक प्रभाव डालती हैं। घटनाएं प्राकृतिक या मानव जनित जो भी होती हैं इन्हें ही हम चरम घटना कहते हैं। जैसे भूकंप है, सुनामी है, चक्रवात हैं, हरिकेन हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हैं इत्यादि। इसी प्रकार मानवकृत घटनाओं के अंतर्गत आती हैं जैसे परमाणु बमों का परीक्षण, नाभिकीय विस्फोट, इसके साथ साथ जहरीली गैसों का रिसाव इत्यादि। चरम घटनाएं क्यों कही जाती हैं? इन्हें हम सामान्य घटना भी कह सकते हैं। कारण ये है कि घटनाओं का क्षेत्र सीमित होता है और चरम घटनाओं का क्षेत्र व्यापक होता है। घटनाएं बहुत ही कम क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप में आपको बताऊं, किसी शहर में या किसी गांव में किसी एक घर में आग लगना ये एक घटना कहलाएगी, किंतु उस गांव में, संपूर्ण गांव में आग लगना या शहर के किसी मोहल्ले में आग लगना ये चरम घटना कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्र बढ़ गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रकोप की। प्रकोप किसे कहते हैं? चरम घटनाएं ही प्रकोप बनती हैं। कैसे? जैसे जब भी चरम घटनाओं के द्वारा व्यापक रूप में मानव विनाश होगा, वनस्पतियों का विनाश होगा और जीव जंतुओं की क्षति होगी, तब वह प्रकोप कहलाता है। जैसे प्रकोप को इंग्लिश में हम हैज़र्ड कहते हैं, जिसका अर्थ होता है जोखिम या खतरा। अर्थात जब चरम घटनाओं के द्वारा मानव समुदाय, जीव जंतुओं, वनस्पतियों इत्यादि को व्यापक रूप में नुकसान पहुँचे, उनको खतरा पहुँचे, तब इसे हम हैज़र्ड या प्रकोप कहते हैं। जितनी भी चरम घटनाएं होती हैं ये सभी प्रकोप कहलाते हैं, क्योंकि सभी चरम घटनाएं व्यापक रूप में मानव समुदाय, वनस्पतियों या जीव जंतुओं में से किसी न किसी को क्षति अवश्य पहुंचाती हैं। इस कारण से सभी प्रकार की चरम घटनाओं को हम प्रकोप कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वे चरम घटनाएं प्रकोप होती हैं जो किसी तंत्र की सहन शक्ति की क्षमता को पार कर जाते हैं। अर्थात किसी भी सिस्टम के सहने की जो क्षमता होती है, जब उस सहन शक्ति को पार जा कर के चरम घटना अपना प्रभाव डाले तो क्या होगा? वह सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, वो तंत्र पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाएगा। वहाँ पर रहने वाले जो भी जीव समुदाय हैं उनका जो सामान्य जीवन है उसमें बाधा उत्पन्न होगी, उसमें रुकावट उत्पन्न हो जाएगी। तब हम कहेंगे कि यह एक प्रकोप है। प्रकोप
चरम घटनाओं की एक प्रक्रिया होती है, अर्थात चरम घटनाएं लगातार रूप में आते रहने से प्रकोप बन जाती हैं। दूसरी ओर प्रकोप प्रकृतिजन्य भी हो सकते हैं और मानव जनित भी। जैसे चरम घटनाएं प्राकृतिक हो सकती हैं और मानव जनित हो सकती हैं, इसी प्रकार प्रकोप भी प्रकृतिजन्य हो सकते हैं और मानव जनित भी हो सकते हैं। जैसे भूकंप का प्रकोप, ज्वालामुखी विस्फोट का प्रकोप, ये प्राकृतिक घटनाएं हो गई, या सुनामी की घटना। इसी के साथ साथ मानव जनित प्रकोपों की बात करें तो परमाणु बमों का विस्फोट, परमाणु परीक्षणों द्वारा होने वाले प्रकोप, जैविक रसायनों के प्रयोग द्वारा होने वाले प्रकोप, रासायनिक गैसों के रिसाव द्वारा, ये जो घटनाएं होती हैं ये मानव जनित प्रकोप कहलाती हैं। अब बात करते हैं हम लोग आपदा की। आपदा किसे कहते हैं? आपदा का सामान्य अर्थ होता है विपत्ति या संकट। जब भी हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट उत्पन्न होता है तो सामान्य रूप में हम ये कहते हैं कि आपदा आ गई, आफत आ गई, मुसीबत आ गई। तो सामान्य रूप में हम किसी भी संकट या मुसीबत को ही आपदा कहते हैं। तो जब भी किसी प्रकोप के द्वारा व्यापक जन समुदाय, वनस्पति समुदाय और जीव जंतुओं का विनाश होता है तो उसे ही हम आपदा कहते हैं। किसी भी रूप में, चाहे वो प्राकृतिक जन्य हो या मानव जनित हो, किसी भी रूप में जब उससे जनजीवन और जीव जंतुओं और वनस्पतियां नष्ट होंगे तो वो आपदा कहलाता है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर एक विशेष रूप से कि कोई भी चरम घटना प्रकोप हो सकती है, कोई भी चरम घटना प्रकोप हो सकती है, किंतु सभी प्रकोप आपदाएं नहीं हो सकते हैं। आपदा तभी बनती है जब वो मानव समुदाय, मानव समाज को प्रभावित करती है, अन्यथा की स्थिति में वो एक सामान्य प्रकोप रहता है। यहाँ इस बात को विशेष रूप से ध्यान देंगे क्योंकि हमारा टॉपिक ही है आपदा, मेन रूप से, कि कोई भी प्रकोप आपदा तभी बनता है जब उससे एक विशाल मानव समाज या विशाल मानव समुदाय प्रभावित होता है। जैसे भूकंप एक प्रकोप है। सामान्यतः हमारी पृथ्वी पर प्रतिदिन लगभग 300 भूकंप आते हैं, लेकिन क्या हम कहते हैं कि भूकंप आपदा आई? नहीं, ये हमारे लिए आपदा उसी समय बनता है जब अधिवासित या मानव अधिवासित क्षेत्रों में भूकंप आता है। अन्यथा की स्थिति में यदि थार मरुस्थल या सहारा मरुस्थल में भूकंप आए जो कि जनविहीन हैं या निर्जन क्षेत्र हैं तो वो किसी भी प्रकार से आपदा नहीं कहलाएंगे। कारण क्योंकि उससे कोई भी मानव समुदाय प्रभावित नहीं हो रहा है। इसलिए जब भी आपदाएं व्यापक मानव समाज को प्रभावित करेंगी, उनको क्षति पहुंचाएंगी, हमारे निर्माणों को ध्वस्त करेंगी, हमारी संपत्तियों को नष्ट करेंगी, तभी हम उसे आपदा कहते हैं। इसे आप सबसे प्रभावित रूप मानव का समझिए। जब तक मनुष्य स्वयं किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होता है तब तक उसके लिए कोई संकट नहीं होता है। अपितु कोई दूसरा मानव समुदाय प्रभावित हो और आप ना प्रभावित हों तब भी आपके लिए कोई प्रकोप आपदा नहीं होगी। जैसे आप जिस शहर या गांव में रहते हैं उस क्षेत्र की नदी में वर्षा ऋतु के दौरान बाढ़ आ जाए और आपका गांव या शहर या आसपास के गांव या शहर डूबें साथ में, तो आप प्रभावित हो रहे हैं तो आपके लिए तो आपदा होगी। किंतु मैं अगर आपसे बहुत दूर हूँ और मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ तो मेरे लिए वो बाढ़ आपदा
नहीं होगी। इसी प्रकार विश्व में आने वाले विभिन्न प्रकार के भूकंप, कभी नेपाल में आया हो, संयुक्त राज्य अमेरिका में आया है, हिमालयी क्षेत्रों में आया है या भारत में आया है, तो जिन क्षेत्रों में आया है वहाँ आपदा है, जहाँ नहीं आया वहाँ कोई आपदा नहीं। वहाँ के मानव समुदाय को प्रभावित नहीं किया तो उनके लिए कोई आपदा नहीं। तो संकट तब होता है जब वो हमारे ऊपर होता है। आपदा या विपत्ति तब होती है जब उससे हम प्रभावित होते हैं, हमारा समाज प्रभावित होता है। दूसरा कोई प्रभावित हो तो वो उसके लिए फिर आपदा होगी, हमारे लिए आपदा नहीं होगी। इसी प्रकार से समझना है कि जब तक कोई भी प्रकोप मानव के संदर्भ में नहीं आएगा, मानव समाज को प्रभावित नहीं करेगा, तब तक वो किसी भी प्रकार से आपदा नहीं कहलाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि घटनाएं या प्रकोप उन क्षेत्रों में आएँ जहां मानव निवास करता है। इसकी कुछ विशेषताएं आपदाओं की हैं, जैसे आपदाएं प्रकृतिजन्य या मानव जनित हो सकती हैं। जैसे प्रकोप प्रकृतिजन्य या मानव जनित होते हैं, वैसे ही आपदाएं भी प्रकृतिजन्य या मानव जनित हो सकती हैं। भूकंप, सुनामी, चक्रवात, आकाशीय विद्युत इत्यादि प्राकृतिक आपदाएं हैं। जहरीली गैसों का रिसाव, परमाणु परीक्षण, नाभिकीय विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट, जैविक हथियारों का प्रयोग, महामारियां इत्यादि मानव जनित आपदाएं हैं। इसके अलावा आपदाओं को, जो दूसरी विशेषता है इसकी, आपदाओं को सदैव मानव समुदाय के संदर्भ में आकलित किया जाता है, अर्थात इनका आकलन मानव जीवन को होने वाली क्षति, मानव समाज को होने वाले नुकसान, मानव संपत्ति को होने वाली क्षति के संदर्भ में ही किया जाता है। इसे विशेष रूप से आप समझेंगे कि आपदाएं सदैव मानव के संदर्भ में अध्ययन की जाती हैं। आपदाओं का अध्ययन कभी भी बिना मानव समुदाय के नहीं हो सकता है। यदि हम बिना मानव समुदाय के इनका अध्ययन करेंगे तो इन्हें हम केवल चरम घटना या प्रकोप के रूप में समझेंगे, आपदाओं के रूप में नहीं समझेंगे। आपदाएं तभी बनेंगी, कोई भी प्रकोप, कोई भी चरम घटना तभी आपदा का रूप ग्रहण करती है जब वो मानव समाज को प्रभावित करती है। तीसरी विशेषता इसकी है, इनके द्वारा मानव समाज का सामाजिक ढांचा ध्वस्त हो जाता है। पूरी तरह से हमारा जनजीवन बाधित हो जाता है। जो हमारा सामान्य जनजीवन होता है वो रुक जाता है। तमाम आर्थिक क्रियाएं हमारी रुक जाती हैं, यातायात प्रभावित होता है, संचार की क्रियाएं पूर्णतः ध्वस्त हो जाती हैं। हम जहाँ के तहाँ रुक जाते हैं, आगे हमारी ज़िंदगी नहीं बढ़ पाती है। ऐसा आप लोगों ने कई बार उदाहरणों के रूप में देखा होगा अपने समाज में। कितने लोगों ने ऐसी भयावह आपदाओं का सामना भी किया होगा। ख़ास तौर पर वर्षा ऋतु के दौरान हमारे बिहार और असम, पश्चिम बंगाल राज्यों में रहने वाले लोग, उत्तर प्रदेश में तराई के क्षेत्र में रहने वाले लोग यहाँ आने वाली नदियों की बाढ़ आपदाओं से प्रतिवर्ष लगभग प्रभावित होते हैं। और जो नहीं होते हैं, आपने न्यूज़ चैनलों पर, समाचार पत्रों में देखा होगा किस तरीके से पूरा जीवन या पूरा जनजीवन बाढ़ आपदा के समय रुक सा जाता है। संपूर्ण क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, चाहे वो गांव हो या शहर हो। गांव में सारे गांव जलमग्न, जो भी संपर्क मार्ग हैं वो कट जाते हैं, सब सड़कें डूब जाती हैं, सड़कें बह जाती हैं, कितनी जगह नदियों पर बने हुए पुल बह जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं, लाखों हेक्टेयर की फसलें डूब जाती हैं। लोगों को अपना गांव छोड़ करके, अपना क्षेत्र छोड़ करके, अपने घरों को छोड़ करके अन्यत्र शरण स्थलों पर जा कर के शरणार्थी के रूप में महीनों तक जीवन यापन करना पड़ता है। ये आपदाओं का व्यापक प्रभाव होता है। इस तरीके से ये हमको प्रभावित करते हैं।
तब जाकर के कोई भी घटना या कोई भी प्रकोप आपदा बनता है। तो ये तो था चरम घटना, प्रकोप और आपदा का अर्थ। अब सामान्य रूप में आप इनके विभाजन को समझ लीजिए, क्योंकि आम तौर पर हम प्रायः प्रकोप और आपदा को एक साथ समझ लेते हैं कि दोनों एक ही हैं, उनको सामान्य अर्थों में लेते हैं, जबकि तीनों चीज़ें सामान्य रूप में विभाजित हैं। जैसे जब कोई घटना भूकंप, सुनामी, चक्रवात जैसी घटित होगी और मानव, वनस्पति, जीवों को प्रभावित करेगी, तो जिसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा होगा, तो उसे हम चरम घटना कहेंगे। अब जब वो मानव समुदाय, जीव समुदाय या वनस्पति समुदाय को प्रभावित करेगी, तो अब वो प्रकोप बनेगी। और प्रकोप और आपदा में सामान्य अंतर करना ये आवश्यक है कि प्रकोप भी मानव समुदाय, जीव समुदाय या वनस्पति समुदाय को प्रभावित करते हैं, और आपदाएं भी मानव, जीव और वनस्पति समुदाय को प्रभावित करती हैं। किंतु प्रकोप तब भी होगा जब उससे जीव और वनस्पति समुदाय प्रभावित हो, मानव न प्रभावित हो। जैसे किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी का विस्फोट होना और उसके आसपास के क्षेत्रों में मानव समुदाय का न रहना, इससे कोई मानव समुदाय प्रभावित नहीं हो रहा है। किंतु ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा से जब वो बहेगा, तो जिन मार्गों से होकर के वो बहेगा, वहाँ वनस्पतियों और जीव जंतुओं को नष्ट करता हुआ आगे की ओर चलता है। जंगलों में आग लग जाती है, जीव जंतु जल जाते हैं। इस प्रकार से वो प्रकोप होता है, जबकि वहाँ कोई मानव समुदाय उससे प्रभावित नहीं हुआ है। किंतु आपदा सदैव मानव के संदर्भ में ही आकलित की जाएगी। बिना मानव समुदाय या मानव समाज को प्रभावित किए कोई भी प्रकोप, आपदा नहीं बनेगा। इस बात को आप लोग यहाँ पूरी तरीके से समझ लीजिए कि आपदा या संकट या विपत्ति आपके ऊपर तभी आएगी जब आप उससे प्रभावित होंगे। जब तक आप उससे प्रभावित नहीं हैं, तब तक नहीं आएगी। मैं प्रभावित हूँ तो मेरे लिए आपदा है, आप प्रभावित हैं तो आपके लिए आपदा है, कोई और प्रभावित है तो उसके लिए आपदा है। अत्यधिक तापमान, अत्यधिक शीतलहर, अत्यधिक वर्षा, ये उन्हीं क्षेत्रों के लिए आपदाएं होती हैं जिन क्षेत्रों में ये घटित होती हैं, और वो भी तब जब वहाँ के मानव समाज या मानव समुदाय को व्यापक रूप में प्रभावित करें, विध्वंस कर दें, तब ये आपदाएं कहलाती हैं। अन्यथा की स्थिति में ये केवल प्रकोप रहते हैं। तो ये सामान्य सा विभाजन है प्रकोप और आपदाओं के मध्य में, कि प्रकोप वनस्पति और जीव समुदाय को प्रभावित करने वाली घटनाएं भी प्रकोप ही होंगी, लेकिन आपदा तभी होगी जब उससे मानव समुदाय प्रभावित होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। अन्यथा की स्थिति में वो केवल प्रकोप रहता है। तो ये था चरम घटना, प्रकोप और आपदा। अब हम बात करते हैं आपदा के प्रकारों की। आपदा के प्रकार। आपदा दो प्रकार की होती है मूल रूप से, एक प्राकृतिक आपदाएं और दूसरा मानव जनित आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, वे आपदाएं जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती हैं, वे सभी प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। इनके उत्पन्न होने में मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं, इसलिए इन्हें हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात,
सुनामी इत्यादि आपदाएं ये प्राकृतिक आपदाएं कही जाएंगी, क्योंकि ये प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती हैं। किसी भी भूकंप के उत्पन्न करने में मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ना हम भूकंप उत्पन्न कर सकते हैं, ना हम भूकंप को रोक सकते हैं, ना हम इसे किसी भी प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। इसी प्रकार सुनामी की घटनाएं या चक्रवातीय, आकाशीय विद्युत का गिरना, ज्वालामुखी का विस्फोट, ये सभी अपने आप प्रकृति में घटित होते हैं। इनके घटित होने में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं हम मानव जनित आपदाओं की। मानव जनित आपदाएं जो होती हैं ये मानव द्वारा घटित की जाती हैं, जैसे परमाणु बमों या अणु बमों का परीक्षण, इनका विस्फोट, विभिन्न केमिकल फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले रसायनों का विमोचन, इसके साथ साथ जनसंख्या विस्फोट, ये भी एक मानव जनित आपदा है, क्योंकि ये मानवीय कारकों द्वारा उत्पन्न की जाती है, इसलिए इसे हम मानव जनित आपदाएं कहते हैं। तो ये तो हो गया दो मुख्य प्रकार, प्राकृतिक आपदाएं और मानव जनित आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं मैंने बताया जो प्राकृतिक कारकों से उत्पन्न होंगी वो प्राकृतिक आपदाएं कहलाएंगी, और जो मानव जनित आपदाओं से उत्पन्न होंगी या मानवीय कारकों से उत्पन्न होंगी वो मानव जनित आपदाएं कहलाएंगी। अब हम इसके आगे आपदाओं के कुछ उपवर्ग हैं उनके बारे में जानेंगे। ये आपदाओं के उपवर्ग, इनमें पहला है विवर्तनिक आपदाएं। विवर्तनिक आपदाएं, विवर्तनिक आपदाएं क्या होती हैं? विवर्तनिक आपदाएं वे आपदाएं होती हैं जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? विवर्तनिक आपदाएं कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में होने वाली हलचलों से उत्पन्न होने वाली आपदाओं को विवर्तनिक आपदाएं कहते हैं। इनके जो उत्पन्न होने की शक्ति होती है वो पृथ्वी के अंदर से आती है। इसके उदाहरण हैं भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट। भूकंप एक सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदा के रूप में मानी जाती है, क्योंकि ये अचानक से कभी भी आ सकता है, तो इसलिए हम इसे सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदा कहते हैं। आपने इसका अनुभव भी किया होगा, और कई भूकंप हमारे देश में आए जो काफ़ी विध्वंसक रहे, जिनमें 2011 भुज गुजरात का भूकंप रहा, और साथ ही सिक्किम में भी 2011 में भूकंप आया था जो कि काफ़ी व्यापक था और इसने काफ़ी व्यापक विनाश किया। इसी प्रकार सुनामी की आपदा भी 2004 में हिंद महासागर में उत्पन्न हुई थी, और इसने हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों के लगभग 1 दर्जन देशों को प्रभावित किया, और ये इतनी विनाशकारी थी कि इसमें लगभग 3 लाख लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा। 3 लाख लोगों को। तो इतनी विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। ऐसे ही प्रशांत महासागर में भी 2011 में सुनामी की आपदा आई थी, जिससे जापान देश सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश था। तीसरी जो विवर्तनिक घटना का उदाहरण मैंने आपको बताया वो ज्वालामुखी है, जिसमें क्राकाटाओ, स्ट्राम्बोली इत्यादि ज्वालामुखी हैं, जिनमें व्यापक विस्फोट होते रहते हैं। अभी तो नहीं, किंतु प्राचीन काल में होने वाले ज्वालामुखी विस्फोटों में कई बार कई शहर पूर्णतया नष्ट हो गए। दूसरी जो रही उपघटना ये है वायुमंडलीय आपदाएं। वायुमंडलीय आपदाओं से तात्पर्य होता है उन आपदाओं से जो वायुमंडल में उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम वायुमंडलीय आपदाएं कहते हैं, जैसे चक्रवात, हरिकेन, टाइफून,
आकाशीय विद्युत इत्यादि। ये भी बहुत ही व्यापक रूप में विध्वंसकारी होती हैं और व्यापक मानव विनाश और जनजीवन को सबसे बुरी तरीके से अस्त व्यस्त करती हैं। जैसे चक्रवात सुपर साइक्लोन 1999 ओडिशा राज्य में आया था, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था और इसने पूर्णतया कई गांवों को तबाह कर दिया था। हजारों लोग इससे प्रभावित हुए, लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई थी। इसी तरीके से मई 2021 में अरब सागर में तौकते चक्रवात आया। इसने भी व्यापक क्षेत्र को प्रभावित किया और बंगाल की खाड़ी में भी 2021 मई के महीने में एक यास तूफ़ान आया जिसने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्यों को व्यापक रूप से प्रभावित किया और इनका प्रभाव केवल तटीय राज्यों तक ही नहीं रहता है, अपितु आंतरिक भागों में बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश राज्यों तक भी देखने को मिलता है। इनके प्रभाव से आंतरिक भागों में भी भारी वृष्टि होती है और जनजीवन सामान्य रूप से अस्त व्यस्त हो जाता है और जिन राज्यों में ख़ास तौर पर ये आते हैं वहाँ तो व्यापक क्षति या नुकसान पहुँचाते हैं। इसी तरह अटलांटिक महासागर में आने वाले चक्रवात को हम हरिकेन के नाम से जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को सबसे व्यापक रूप में प्रभावित करने वाले चक्रवात हैं ये और प्रशांत महासागर में आने वाले तूफ़ानों को टाइफून के नाम से जाना जाता है, जो प्रायः दक्षिणी चीन सागर में आते हैं और चीन को प्रभावित करते हैं। टॉर्नेडो एक वायुमंडलीय आपदा है जो अमेरिका के राज्यों में व्यापक विनाश करता है। इतना शक्तिशाली होता है कि घरों की छतों तक को ये पलट सकते हैं, चलती हुई ट्रेनों को पलट सकते हैं, पेड़ों को उनकी जड़ों से उखाड़ करके अन्यत्र स्थानों पर ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अत्यंत विनाशकारी तूफ़ान होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है जलीय आपदाएं। जलीय आपदाएं उन आपदाओं को कहते हैं जो जल से संबंधित होती हैं। इनमें मुख्य रूप से दो प्रकार की आपदाएं हैं, एक बाढ़ और दूसरा सूखा। बाढ़ ख़ास तौर पे हम लोग जब भी बाढ़ का नाम लेते हैं तो प्रायः हम इसका संबंध नदी से जोड़ते हैं कि जब नदियों का जल आसपास के क्षेत्रों को पूर्णतया जलमग्न कर देता है तो इसे ही हम बाढ़ के रूप में जानते हैं। प्रायः इसका जो मूल कारण होता है वो अतिवृष्टि का होना होता है। जब वर्षा अधिक होती है तो उससे जल अधिक हो जाता है और वो बाढ़ का रूप ले लेता है। भारत के बिहार, असम, पश्चिम बंगाल राज्य सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में हैं और बिहार का तो लगभग 2/3 क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है और प्रतिवर्ष लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि और लाखों लोग यहाँ पर बाढ़ आपदा से प्रभावित होते हैं। इसके साथ साथ जो सूखा आपदा होती है ये वृष्टि से संबंधित होती है या उसी के ऊपर पूर्णतया निर्भर करती है। जब भी किसी स्थान पर सामान्य से कम वर्षा होती है तो ऐसी स्थिति को हम सूखा कहते हैं। सूखा आपदा का आर्थिक व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और ये किसी भी स्थान के अर्थव्यवस्था को या वहाँ के जनजीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। चौथा है रासायनिक आपदाएं। रासायनिक आपदाएं वे आपदाएं होती हैं जो रसायनों के विमोचन से उत्पन्न होती हैं। इनमें नाभिकीय परीक्षण, परमाणु बमों का विस्फोट, जहरीली गैसों का रिसाव इत्यादि घटनाएं आती हैं। जैसे कि 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी की घटना हुई थी। एक कंपनी से गैस का रिसाव हुआ और इसने रात भर में व्यापक क्षेत्र को प्रभावित किया और हजारों लोगों की जान इसमें चली गई। इसी तरीके से परमाणु संयंत्रों में विस्फोट इत्यादि की घटनाएं भी होती रहती हैं। पांचवा जो होता है वो आता है जैविक आपदाएं। जैविक आपदाओं के अंतर्गत जनसंख्या विस्फोट, इसके अलावा कीट समूहन, टिड्डी समूह का नाम आपने सुना होगा। ये फसलों को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं और नष्ट करते हैं। साथ साथ विभिन्न प्रकार की महामारियां जैसे हैजा, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और कोरोना जैसी महामारी ये व्यापक जन समुदाय को प्रभावित करते हैं और उनका विनाश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही और एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को
सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।